नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आइए दोस्तों, आज रविवार है। आपके द्वारा हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में किए गए कमेंट में प्रश्नों का मैं उत्तर देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ दोस्तों। तो आइए एक एक करके बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूँ। पहला प्रश्न है दोस्तों शोएब मिर्ज़ा साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपराधिक मुकदमे में फंसकर जेल चला जाता है, उस व्यक्ति से कोई आदमी को ज़मीन खरीदना है तो कैसे खरीदेगा। किसी व्यक्ति को या अपने वकील को जेल पर भेज करके उस व्यक्ति से पावर ऑफ अटर्नी ले। जिस व्यक्ति के नाम पर पावर ऑफ अटर्नी होगा वह व्यक्ति उसके पक्ष में जाकर उसके ज़मीन को बेचने के लिए रजिस्ट्री कर सकता है। अगला प्रश्न है सौरव वाच टावर साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति में मेरी दादी और मेरे पिताजी इन लोगों में और चाचा में बंटवारा हो गया। उसके बाद दादी अपना हिस्सा ज़मीन जो है वो हमारे चाचा के नाम पर दान कर दिया। क्या वैसी परिस्थिति में दादी के द्वारा अपने चाचा के पक्ष में किए दान पत्र को मैं कैंसिल करा सकता हूं? अब उत्तर में मुझे कहना है सौरव साहब, यह दान पत्र कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि पैतृक संपत्ति में भी अगर व्यक्ति अपना हिस्सा निकाल करके किसी एक को बेचे या दान कर दे या वसीयत कर दे, वैसी परिस्थिति में वह दान पत्र या वसीयत पत्र या विक्रय पत्र कैंसिल नहीं होता। सिर्फ पैतृक संपत्ति बेचने पर प्रतिबंध है, अपना हिस्सा नहीं। अगला प्रश्न है अजीत कुशवाहा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पास खतियानी ज़मीन है, कोई आदमी एक फर्जी कागज़ बनाकर हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, उस पर 144 दंड प्रक्रिया संहिता का केस भी चल रहा है। क्या ऐसी परिस्थिति में मैं ज़मीन बेच सकता हूँ? उत्तर में मुझे कहना है अजीत कुशवाहा साहब, आप निश्चित ज़मीन बेच सकते हैं। सिर्फ टाइटल सूट चलने के दरमियान ज़मीन बेचने पर प्रतिबंध है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 52 या 52 कहता है कि जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक आप ज़मीन न बेचें। आपका केस टाइटल का नहीं है, वो सिर्फ 44 है, 144 CRPC के अंदर में है, आप अपना ज़मीन को बेच सकते हैं। अगला प्रश्न है अजीत सिंह का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने अपनी कमाई से एक संपत्ति खरीदी थी, एक ज़मीन खरीदा था, एक प्लॉट खरीदा था, उसे किसी अन्य व्यक्ति से एग्रीमेंट फॉर सेल बना करके बाद में बेच दिया। अब उस विक्रय पत्र को कैंसिल कराने के लिए हम लोग सिविल कोर्ट में गए हुए हैं कि हम लोग को भी हिस्सा नहीं मिला उसमें, इसलिए इस विक्रय पत्र को कैंसिल कर दिया जाए। उसमें मेरा बड़ा भाई जो है मुकदमे में हिस्सा नहीं लेता है, वो किसी तरह का सहयोग नहीं करता। क्या वैसी स्थिति में ऐसा कोई धारा है कि अपने बड़े भाई को हम हिस्सा से रोक दें और हम दो भाई लड़ करके आपस में ज़मीन ले लें? उत्तर में मुझे कहना है अजीत सिंह साहब, आपके पिताजी की निजी कमाई की संपत्ति थी और उन्होंने खुद बेच दिया उस ज़मीन को। ऐसी परिस्थिति में अब उनके द्वारा किया गया रजिस्ट्री या सेल डीड जो है वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को बेच देने के बाद वो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती। आप लोग अनावश्यक मुकदमा लड़ रहे हैं और अनावश्यक आप समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आदित्य मिश्रा साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी अपनी कमाई से एक ज़मीन खरीदे थे, मेरा छोटा भाई उन पर दबाव डाल करके चाहता है कि वो ज़मीन उसे लिख दे। ऐसी परिस्थिति में अब पिताजी को क्या करना चाहिए ताकि ज़मीन अपने छोटे बेटे के नाम पर रजिस्ट्री न हो? उत्तर में मुझे कहना है आदित्य मिश्रा साहब, अपने पिताजी को कहिए SDM कोर्ट में जाए, वहाँ पर एक सनहा अपने बेटे के विरुद्ध में दे, छोटे बेटे के विरुद्ध में दे। वो सनहा में ये लिखे कि मेरा बेटा दबाव डालकर हमसे ज़मीन रजिस्ट्री कराना चाहता है। अगर उसके बाद भी दबाव डालकर रजिस्ट्री उनका छोटा बेटा करवा भी लिया तो वो रजिस्ट्री बाद में कैंसिल कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है हर्ष मोटर साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि रिलीज डीड यानी रिलिक्विशमेंट डीड कितने सालों के अंदर में कैंसिल कराई जा सकती है? तो मुझे उत्तर में कहना है हर्ष मोटर साहब, कोई भी डीड ऑफ एग्रीमेंट या कोई भी डीड जो रजिस्टर्ड सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो या रिलिक्विशमेंट डीड हो, इन सारे डीड को 3 साल का समय दिया गया है कैंसिल कराने के लिए। जिस दिन वो एग्जीक्यूट हुआ उस दिन से 3 साल के अंदर में इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 56 यही कहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा क्वेश्चन आंसर का यह एपिसोड समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह क्वेश्चन आंसर एपिसोड पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह की कोई कानूनी समस्या है, हमारे बताए गए उत्तर के द्वारा अपने प्रश्नों का निदान कर लें। धन्यवाद।